28 फरवरी 2024 की सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फ़ोन आता है। पुलिस जब फ़ोन उठाती है तो फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि साहब मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं दिल्ली के जामिया नगर से बोल रहा हूँ। रहमान कहता है कि साहब रात के समय मेरे अब्बू और मेरी अम्मी मेरे साथ ही खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक ना तो कमरे का दरवाज़ा खुला है और ना ही अंदर से कोई जवाब आ रहा है। आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। इतनी सी बात कहता है और फ़ोन पर ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पुलिस जब रहमान को रोते हुए सुनती है तो पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ जाती है और फिर पुलिस अपनी टीम के साथ रहमान के घर पर पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब रहमान के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद है। पुलिस जब रहमान के अम्मी और अब्बू के कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद है। पुलिस भी रहमान के अम्मी और अब्बू को कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन ना तो अंदर से कोई जवाब मिलता है और ना ही दरवाज़ा खुलता है। आखिरकार पुलिस भी मजबूर होकर कमरे का दरवाज़ा तोड़ देती है, लेकिन कमरे का दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही कमरे के भीतर प्रवेश करती है तो कमरे का नज़ारा देखकर हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर रहमान के अब्बू और अम्मी की डेड बॉडी फर्श पर पड़ा हुआ था। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है तो इस मामले का खुलासा करने में लगभग 3 सप्ताह का समय लग जाता है, लेकिन 3 सप्ताह के बाद जब इस मामले का खुलासा होता है तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का कलेजा कांप जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनकर आपके भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली के जामिया नगर का एक इलाका पड़ता है जाकिर नगर। जाकिर नगर की 7 नंबर गली का रहने वाला है समीम अहमद। समीम अहमद की पत्नी का नाम है तस्लीमा बानो। समीम का इकलौता बेटा अब्दुल रहमान, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास, जो पढ़ाई में बचपन से ही काफ़ी होशियार है और काफ़ी क्रिएटिव माइंड का है। रहमान एनिमेशन का डिप्लोमा का कोर्स भी कर चुका है और एक कॉल सेंटर में नौकरी भी करता है। समीम और उसकी पत्नी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 27 फरवरी 2024 की रात के समय। रहमान अपने अम्मी और अब्बू के साथ एक साथ ही बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद रहमान के अब्बू और अम्मी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अगली सुबह 28 फरवरी 2024 को रहमान जब सोकर उठता है तो देखता है कि उसके अम्मी और अब्बू अभी तक सो रहे हैं। इस पर रहमान को काफ़ी अजीब सा लगता है, क्योंकि हर सुबह रहमान के अब्बू अम्मी ही रहमान को जगाते हैं। रहमान अपने अब्बू अम्मी के कमरे के दरवाजे पर जाता है और अपने अब्बू को कई बार आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से ना तो कोई जवाब मिलता है और ना ही कमरे का दरवाज़ा खुलता है। इसीलिए रहमान अब परेशान हो जाता है और इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को देता है। आसपास के लोग भी रहमान के घर पर पहुंचते हैं और उसके अम्मी अब्बू को कई बार आवाज़ देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए पड़ोसी अब रहमान को सुझाव देते हुए कहते हैं कि तुम दरवाज़ा मत तोड़ो, बल्कि इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे दो। रहमान भी पुलिस वालों को फ़ोन करता है और अपने घर पर बुलाता है। पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि समीम और उसकी पत्नी तस्लीमा की डेड बॉडी फर्श पर पड़ी हुई है, लेकिन उनके शरीर पर कोई भी चोट या घाव का निशान मौजूद नहीं है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगती है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर नहीं हो जाता है कि उन दोनों की मौत कैसे हुई है, तब तक पुलिस इस मामले में अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। आखिरकार 3 दिनों के बाद जब दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि समीम और उसकी पत्नी तस्लीमा की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उसके बाद पुलिस रहमान की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले रहमान से ही पूछताछ करती है कि क्या उस रात को तुम्हारे घर पर कोई आया था कि नहीं, या फिर तुम्हारे अम्मी और अब्बू का किसी से कोई दुश्मनी चल रही है। इस पर रहमान कहता है कि साहब उस रात को कोई आया था कि नहीं मुझे नहीं मालूम है,
क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी गहरी नींद में सोया था। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे अब्बू का किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इतनी सफाई से अपने काम को अंजाम कौन दे सकता है। पुलिस एरिया के जितने भी बदमाश होते हैं, जो जेल से बाहर आए हुए होते हैं, उन सबको अपनी हिरासत में लेकर आती है और फिर शमीम और उसकी पत्नी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने उन दोनों की हत्या नहीं किया है। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है। तब तक रहमान अक्सर थाने में जाता है और पुलिस वालों से अपने अब्बू और अम्मी की हत्यारों के बारे में पूछता रहता है। जब 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है, अपराधियों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, तो पुलिस को न जाने क्यों कहीं न कहीं रहमान के ऊपर ही शक चला जाता है और इसी शक के आधार पर पुलिस रहमान के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब रहमान के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है तो मालूम चलता है कि 27 फरवरी की रात को लगभग 11 बजे के आसपास रहमान ने एक नंबर पर फ़ोन किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये नदीम खान नांगलोई का रहने वाला है। पुलिस इसी शक के आधार पर रहमान को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और फिर रहमान से एक झूठ बोलती है। पुलिस रहमान से कहती है कि तुम्हारे अब्बू और अम्मी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे दोस्त नदीम को अपनी हिरासत में ले लिया है और नदीम ने अपनी सारी सच्चाई कबूल भी कर लिया है। पुलिस जैसे ही ये झूठ रहमान से बोलती है, इसे सुनकर रहमान भी काफ़ी डर जाता है और डर के मारे तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। रहमान जो एनिमेशन का कोर्स करने के बाद एक कॉल सेंटर में नौकरी कर लेता है। कॉल सेंटर में नौकरी करके ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। रहमान एक दिन जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तो ड्यूटी के दौरान ही अपने मोबाइल में फेसबुक को चेक करता है तो फेसबुक में एक लड़की की फ़ोटो को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर रहमान से रहा नहीं जाता है और आखिरकार रहमान उस लड़की के प्रोफाइल को चेक करता है तो पता चलता है कि उस लड़की का नाम नंदनी कुमारी है, जो कानपुर की रहने वाली है। नंदनी की खूबसूरती को देखकर रहमान उसका दीवाना हो जाता है और आखिरकार मजबूर होकर रहमान नंदनी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। रहमान जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो खुशकिस्मती से नंदनी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद फेसबुक चैट के माध्यम से रहमान और नंदनी के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। रहमान और नंदनी जब दोनों एक दूसरे से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि आखिरकार रहमान और नंदनी दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं और फिर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से अक्सर बातचीत भी करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार रहमान और नंदनी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन रहमान जैसे ही नौकरी पर सेटल हो जाता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाने लगता है, इधर रहमान के माता पिता उसकी शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रहमान को जैसे ही ये मालूम चलता है कि उसके अम्मी अब्बू उसकी शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं, रहमान अपने अम्मी और अब्बू से सब कुछ सच सच बता देता है। कहता है कि एक लड़की है जो कानपुर की रहने वाली है, जिसका नाम नंदनी है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रहमान जैसे इस तरह की बातें अपने अब्बू और अम्मी से कहता है, इस पर उसके अब्बू और अम्मी एकदम से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि एक हिंदू लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने देंगे। उसके अब्बू और अम्मी को लगता है कि इससे पहले रहमान कोई गलत कदम उठा ले, उसके अब्बू और अम्मी अपने ही इलाके की रहने वाली साजिया परवीन को पसंद कर लेते हैं और फिर आनन फानन में ही साजिया से रहमान की शादी कर देते हैं। रहमान साजिया से शादी करके अपने घर पर लेकर तो आता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी प्रेमिका को भूल नहीं पाता है। शादी के बाद भी रहमान अक्सर नंदनी से बातचीत करता रहता है, लेकिन शादी करने के बाद भी अपनी शादी के बारे में नंदनी को कुछ नहीं
बताता है और ना ही नंदनी को कभी भूल पाता है और नंदनी के चक्कर में अपनी पत्नी साजिया को भी पसंद नहीं करता है। आखिरकार एक दिन साजिया को भी ये मालूम चल जाता है कि उसके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी बात को लेकर साजिया और रहमान के बीच में आए दिन झगड़े तकरार होने लगता है। झगड़े तकरार इस प्रकार से शुरू हो जाता है कि साजिया रहमान को काफ़ी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन रहमान कभी भी नंदनी को भूल नहीं पाता है। साजिया को भी लगता है कि उसका पति कभी सुधरने वाला नहीं है। दोनों के बीच में इस प्रकार से झगड़े तकरार होने लगते हैं कि आखिरकार गुस्से में आकर एक दिन रहमान अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। तलाक होने के बाद साजिया अपने घर चली जाती है, लेकिन जैसे ही साजिया अपने घर चली जाती है उसके बाद रहमान अब नंदनी से बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि उससे मुलाकात करने के लिए कानपुर भी पहुंच जाता है। जब भी नंदनी से मिलने के लिए जाता है तो काफ़ी सारे महंगे महंगे गिफ्ट भी लेकर जाता है और नंदनी से मुलाकात करता है तो नंदनी से शादी की बात भी करता है। इधर नंदनी भी रहमान से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। नंदनी भी रहमान के प्यार में इस प्रकार से पागल हो जाती है कि रहमान से शादी करने के लिए अपना घर तक छोड़ने को तैयार हो जाती है। लेकिन रहमान को अभी भी डर लगता है कि शायद उसके माता पिता अभी भी नंदनी से शादी कराने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए रहमान एक दिन फिर से अपने घर पर जाता है और नंदनी से शादी करने के लिए अपने अब्बू और अम्मी से बातचीत करता है। लेकिन जैसे ही नंदनी से शादी करने के लिए अपने अब्बू और अम्मी से बातचीत करता है, इस पर शमीम अपने बेटे के ऊपर काफ़ी नाराज़ हो जाता है और काफ़ी गुस्से में आकर कहता है कि अगर तुमने नंदनी से शादी कर लिया तो मैं उसी दिन ही तुमको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। शमीम जैसे ही इस तरह का जवाब अपने बेटे रहमान को देता है तो रहमान को भी लगता है कि उसके अम्मी और अब्बू के रहते हुए वो किसी भी कीमत पर नंदनी से शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए गुस्से में आकर रहमान बहुत जल्द ही एक गलत फैसला कर लेता है और इसी फैसले के आधार पर अपने अब्बू और अम्मी को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है। लेकिन इस बारे में नंदनी को कभी नहीं बताता है। लेकिन ये काम रहमान के अकेले की बस की बात नहीं होती है। इसीलिए रहमान अपने माता पिता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के बारे में जाकर अपने दोस्त नदीम खान से मुलाकात करता है। नदीम जो नांगलोई का रहने वाला है, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। नदीम से मुलाकात करता है और अपने हालात के बारे में सब कुछ नदीम से बता देता है। नदीम इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन रहमान से कहता है कि इस काम को करने के लिए 2 लाख रुपया लगेगा। रहमान भी 2 लाख रुपया नदीम को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नदीम इस काम को करने के लिए इस षड्यंत्र में अपने एक और दोस्त गुड्डू को भी शामिल कर लेता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 27 फरवरी 2024 को रहमान रात के लगभग 11 बजे के आसपास नदीम के नंबर पर फ़ोन करता है और उसको अपने घर पर बुलाता है। नदीम के नंबर पर जब फ़ोन करता है तो नदीम गुड्डू को भी अपने साथ लेकर रहमान के घर जाकिर नगर इलाके में पहुंच जाता है। इधर रहमान अपने अब्बू और अम्मी के साथ ही बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद उसके अम्मी और अब्बू जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं और रहमान अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास नदीम और उसका दोस्त गुड्डू रहमान के घर में प्रवेश करते हैं। रहमान दोनों को लेकर अपने अब्बू और अम्मी के कमरे में जाता है। उस वक्त उसके अब्बू और अम्मी काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे। तीनों मिलकर तकिए से दोनों के मुंह पर तब तक लगा कर रखते हैं जब तक दोनों की मौत नहीं हो जाती है। जैसे ही रहमान के अब्बू और अम्मी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, दोनों की डेड बॉडी को बिस्तर से उतार कर फर्श पर रख देते हैं। उसके बाद नदीम और गुड्डू अपने अपने घर चले जाते हैं और रहमान अपने कमरे में तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह होती है, रहमान अपने षड्यंत्र के तहत अपने आसपास के लोगों के पास जाता है और कहता है कि मेरे अम्मी और अब्बू रात को मेरे साथ ही खाना खाकर अपने कमरे में सोने गए थे, लेकिन अभी तक ना तो कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कमरे का दरवाज़ा खोल रहे हैं। वाकई में रहमान जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है
तो पुलिस रहमान की निशानदेही पर नदीम और उसके दोस्त गुड्डू को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन सब के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन सब को जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।